इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। इन सारे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अगर इसको आसान लैंग्वेज में बोले तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन का जरूरत कब पड़ता है। देखिए, एक्सरसाइज 13.1 में हम लोग पढ़े थे कि अगर E एंड F दो इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन इवेंट F हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अगर यहां से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F। उसी प्रकार से अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E निकालें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो यहां से अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E निकालें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E। इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालें तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F लिखिए तो या प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E लिखिए तो दोनों तो बात एक ही है ना। तो इसके जगह हम लोग ये लिखें या ये लिखें, दोनों बात एक ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के जगह हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E। क्योंकि E इंटरसेक्शन F लिखिए या F इंटरसेक्शन E लिखिए, दोनों बात सेम ही होता है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या है। देखिए, एक्सरसाइज 13.1 में मैं ऑलरेडी बता रखा हूं कि इवेंट E एंड इवेंट F में जो कॉमन आउटकम्स होगा उसको हम लोग E इंटरसेक्शन F बोलेंगे। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि E इंटरसेक्शन F का मतलब होगा इवेंट E एंड इवेंट F बोथ हैव अकर्ड। इवेंट E एंड इवेंट F दोनों हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को दो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला डिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन। अब अपने लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन डिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड है, कौन सा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड है। तो सिंपल सा कीवर्ड याद रखना है कि डिपेंडेंट इवेंट्स में विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा रहेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स में विथ रिप्लेसमेंट लिखा रहेगा, विथ रिप्लेसमेंट। इसको सिंपल सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें 10 ब्लैक बॉल है एंड 5 रेड बॉल है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होगा, कंडीशन लगा दिया गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें से हम लोग एक बॉल निकालेंगे, फिर दूसरा बॉल निकालेंगे। तो इसमें से जो पहला बॉल हम लोग निकालेंगे उसके ब्लैक होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं। देखिए, इसमें टोटल बॉल 15 है, टोटल ब्लैक बॉल 10 है। इसका मतलब इसमें से जो पहला बॉल हम लोग निकालेंगे उसके ब्लैक होने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 10/15। ठीक है, फर्स्ट बॉल एंड सेकेंड बॉल, अगर एंड का एंड आ रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और आ रहा है तो प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉल एंड सेकेंड बॉल है ना, तो फर्स्ट बॉल के ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 10/15 इंटू अब सेकेंड बॉल के ब्लैक आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा ये हम लोग पता करते हैं। देखिए, यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि इसमें से एक बॉल निकल चुका है। अब इसमें से एक बॉल निकल गया तो टोटल बॉल कितना बचा, टोटल बॉल बचा 14, टोटल बॉल बचा 14। ठीक है, अब इसमें से जो एक बॉल निकला था वो ब्लैक ही था, तो अब टोटल ब्लैक बॉल कितना आ गया, 9। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 10/15 इंटू 9/14। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल विथ रिप्लेसमेंट क्या होगा, विथ रिप्लेसमेंट, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें से हम लोग पहला बॉल निकालेंगे। तो इसमें से जो पहला बॉल निकलेगा उसके ब्लैक होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 10/15, 10/15। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया है कि विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि एक बॉल जो निकाले हैं फिर इसी बॉक्स में डाल देंगे, तो फिर से इसमें टोटल बॉल तो 15 ही रहेगा, टोटल बॉल तो 15 ही रहेगा। और मान लेते हैं कि एक बॉल निकाले थे फिर इसको इसी में डाल दिए, तो अभी भी तो टोटल ब्लैक बॉल 10 ही है ना, तो दूसरा बॉल भी ब्लैक हो इसका भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 10/15 ही। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल विथ रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 10/15 इंटू 10/15। ये दोनों बात अच्छे से समझ में आ गया ना। अब चलिए इसको देखते हैं कि फॉर्मूला पे कैसे लिखा जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे अपने लोग को बताना था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल। मान लेते हैं कि ई जो है ये फर्स्ट बॉल ब्लैक होगा उसको डिनोट कर रहा है,
एंड एफ जो है ये सेकेंड बॉल ब्लैक होगा उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने लोग को निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट ई एंड इवेंट एफ, जहाँ पे ई जो है ये फर्स्ट बॉल ब्लैक होगा उसको डिनोट कर रहा है, एंड एफ जो है ये सेकंड बॉल ब्लैक होगा उसको डिनोट कर रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या डिनोट कर रहा है, दोनों बॉल ब्लैक हो इसका प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रहा है ये। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। एफ बाई ई क्यों, क्योंकि ये जो सेकेंड बॉल का प्रोबेबिलिटी है ये फर्स्ट बॉल के प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये जो फॉर्मूला है ये डिपेंडेंट इवेंट के लिए है। क्वेश्चन में अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का चर्चा हो रहा है या डिपेंडेंट इवेंट का चर्चा हो रहा है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाले तो क्या होगा, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट का सिंपल सा डिफिनीशन है, इफ ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स then probability of E is not affected by probability of F is called independent event। देखिए यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी में से कोई भी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यानी कि यहाँ पे इस दोनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया फॉर्मूला इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। क्लियर है, ये फॉर्मूला हो गया डिपेंडेंट इवेंट के लिए, ये फॉर्मूला हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। इसको याद रखिएगा। आप चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है पी ए इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इक्वल टू 1/5, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यही ना होगा, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए क्या है, पी ए है 3/5 इंटू पी बी क्या है 1/5, तो ये हो जाएगा 3/25। यह भी अपने लोग का आंसर है। कितना आसान है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दी कार्ड्स आर ब्लैक। 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकाला जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों कार्ड ब्लैक होगा। देखिए यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लेट ई इक्वल टू फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक एंड एफ इक्वल टू सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। अब दोनों कार्ड ब्लैक हो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि फर्स्ट कार्ड ब्लैक हो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 52 कार्ड में 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है, तो इसमें से एक कार्ड निकालिएगा तो उसके ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 26/52, 26/52 इंटू अब दूसरा कार्ड निकालिएगा और वो दूसरा कार्ड ब्लैक हो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए इसमें से तो हम लोग एक कार्ड निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे बचा टोटल 51, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक कार्ड निकाल लिया, फिर इसको इसमें वापस नहीं रखेंगे, तो इसमें 51 कार्ड है, 51 कार्ड। अब इसमें से जो एक कार्ड निकाले हैं वो ब्लैक था, तो अब टोटल ब्लैक कितना हो गया 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 26 2 जा 52, ये हो गया 25/102, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है कि नहीं, आसान है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज इज इंस्पेक्टेड बाई एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेज drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 50 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale. देखिए एक बॉक्स में टोटल 15 ऑरेंजेज है, जिसमें से 12 गुड ऑरेंजेज है, 3 बैड ऑरेंजेज है। अब इस बॉक्स में से रैंडमली 3 ऑरेंजेज बाहर निकाला जाता है। अगर ये 3 ऑरेंजेज गुड ऑरेंजेज होगा तो इस बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा, नहीं तो इस बॉक्स को सेल के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा। देखिए अगर ये 3 ऑरेंजेज गुड ऑरेंजेज होगा तभी इस बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा। तो अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गुड ऑरेंजेज, 3 गुड ऑरेंजेज।
तभी ना ये बॉक्स सेल के लिए अप्रूव होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं लेट ए इक्वल टू फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, बी इक्वल टू सेकेंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, सी इक्वल टू थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। अब अपने लोग को तीनों ऑरेंज गुड होगा इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि ये डिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे है केवल पी ई इंटरसेक्शन एफ, अभी अपने लोग को निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे इनटू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। अब यहाँ पे ए हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इनटू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अब यहाँ पे ए एंड बी दोनों हो चुका है तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आगे इंटरसेक्शन डी रहता तो इसको हम लोग आगे बढ़ा देते, कैसे लिखते हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे ए बी सी तीनों हो चुका है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे करके लिखते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए हो चुका है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अब यहाँ पे ए बी दोनों हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे टोटल 15 ऑरेंज है, जिसमें से गुड ऑरेंज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल 12 गुड ऑरेंज है तो 12/15, ठीक है। अब सेकेंड ऑरेंज भी गुड होना चाहिए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए टोटल 15 ऑरेंज था, इसमें से तो एक ऑरेंज कम गया यानी कि टोटल 14 ऑरेंज हो गया। अब इसमें से एक गुड ऑरेंज बाहर निकला है, यानी कि अब गुड ऑरेंज टोटल कितना है 11, तो 11/14 इनटू फिर से थर्ड ऑरेंज भी गुड हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक ऑरेंज इसमें से और बाहर निकल गया यानी कि टोटल अब 13 ऑरेंज है तो 13। अब इसमें से 2 ऑरेंज गुड पहले निकल चुका है तो टोटल गुड ऑरेंज कितना है 10, तो 10। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ए फेयर कॉइन्ड एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। देखिए एक कॉइन एंड एक डाई को टॉस किया जाता है, एक कॉइन को अगर फेंकिएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एक डाई को अगर फेंकिएगा तो या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस तैयार कर लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 हो सकता है, या तो हेड के बाद या 1 आए, या हेड के बाद 2 आए, या हेड के बाद 3 आए, या हेड के बाद 4 आए, या हेड के बाद 5 आए, या हेड के बाद 6 आए, या ऐसा भी हो सकता है कि T1 T2 T3 T4 T5 T6 आए, यानी कि हो सकता है पहले टेल आ गया उसके बाद या तो 1 आए, या तो 2 आए, या तो 3 आए, या तो 4 आए, या 5 या 6, ठीक है। ये अपने लोग का सैंपल स्पेस तैयार हो गया। अब यहाँ पे 2 इवेंट तैयार करना है। इवेंट ए में बोला जा रहा है हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, इवेंट ए में बोला जा रहा है कि कॉइन पे हेड आना चाहिए, यानी कि ये वाला पूरा हो जाएगा H1 H2 H3 H4 H5 H6, कॉइन पे बस हेड आना चाहिए, ठीक है। H6। अब इवेंट बी में क्या बोला जा रहा है, इवेंट बी में बोला जा रहा है द इवेंट 3 ऑन द डाई, यानी डाई पे 3 होना चाहिए। तो डाई पे 3 किस पे है, H3 एंड T3, H3 एंड T3, ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं ये चेक करना है अपने लोग को। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। तो यहाँ पे अगर हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी प्रूव कर दें, ये प्रूव कर दें तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ए एंड बी जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन H3 है तो कॉमन H3 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितना है 12, तो नीचे 12 रखेंगे। अब टोटल आउटकम इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1, तो ऊपर 1 रखेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया 1/12। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस है 12, तो नीचे 12 रख लेंगे। टोटल आउटकम्स इन इवेंट ए कितना है 6, तो ऊपर 6 रख लेंगे, 6/12 यानी कि 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस है 12, तो नीचे 12। टोटल आउटकम्स इन इवेंट बी कितना है 2, तो 2/12 यानी कि 1/6।
अब हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/6, इक्वल टू आ गया 1/12, जो कि किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, तो लिख दीजिए देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। देखिए एक डाई है तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या 5 या 6, यही सैंपल स्पेस होगा। अब इवेंट ए में बोला जा रहा है, इवेंट ए में जो बोला जा रहा है नंबर इवन है, यानी कि इवेंट में क्या क्या आउटकम होगा, या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब इवेंट बी में क्या बोला जा रहा है, द नंबर इज रेड, रेड कौन सा है 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 2 3। अब ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं ये अपने लोग को देखना है। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन है 2, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2। ठीक है, अब अपने लोग को निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स है 6, ए इंटरसेक्शन बी में टोटल कितना आउटकम है 1, तो 1/6, पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम्स कितना है 6 है, टोटल आउटकम्स इन इवेंट ए कितना है 3, तो 3/6 यानी कि 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे टोटल आउटकम्स रखेंगे, टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। अब टोटल आउटकम्स इन इवेंट बी कितना है 3, तो 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4 आ गया, जो कि इसके इक्वल नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विथ पी ई इक्वल टू 3/5, पी एफ इक्वल टू 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/5, आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। तो सिंपल सा काम क्या करना है कि पी ई इंटू पी एफ निकालना है। अगर ये पी ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ रहा है तो इंडिपेंडेंट है ई एंड एफ, अगर नहीं इक्वल आ रहा है इसका मतलब ई एंड एफ इंडिपेंडेंट नहीं है। तो देखिए 3/5 इंटू पी एफ कितना है 3/10, ये क्या आ गया 9/50। अब ये इसके इक्वल नहीं ना है, यहाँ पे लिख लीजिए पी ई इंटू पी एफ नॉट इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ना यहाँ पे गिवन लिख कर ये जो दिया गया है इसको लिख लीजिएगा, फिर ये स्टेप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इक्वल टू 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इक्वल टू पी, फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेकेंड है इंडिपेंडेंट। देखिए अगर इवेंट ए एंड इवेंट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये फाई के इक्वल होगा, यानी कि इवेंट ए एंड इवेंट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये 0 के बराबर होगा। इस दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 के बराबर होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 दे रखा है। आप लोग एक्सरसाइज 13.1 में ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 13.1 में ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या दे रखा है 3/5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/5।
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखा है 1/2, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखा है, ये पी दे रखा है, तो पी माइनस इसका वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 लिख लेंगे, 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 10 यानी 3 2 6 माइनस 2 5 10 यानी यह 5, तो ये आ गया 1/2। यही p का वैल्यू, सॉरी 1/10, यही पे p का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब सेकेंड में बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट है, अगर a एंड b इंडिपेंडेंट है तो p का वैल्यू निकालिए। अगर a एंड b इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b होगा। यहां तक बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या है p है, तो p, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या आ गया p/2 आ गया, p/2। अब फिर से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b क्या है 3/5, तो 3/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ b है p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या है p/2। अब देखिए 3/5 इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 2p माइनस p, यानी कि देखिए 1 2p माइनस p p/2। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि 3/5 को इसके इक्वल करेंगे, 3/5 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ना, 5 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 1 5, 5 को p से मल्टीप्लाई किया 5p, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6, 5p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो 6 माइनस 5 1, p का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1/5। ठीक है, अगर a एंड b म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो p का वैल्यू आएगा 1/10, अगर a एंड b इंडिपेंडेंट है तो p का वैल्यू आ जाएगा 1/5। यही आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है लेट a एंड b बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स विथ pa इक्वल टू 0.3 एंड pb इक्वल टू 0.4, फाइंड pa इंटरसेक्शन b। pa इंटरसेक्शन b, देखिए a एंड b इंडिपेंडेंट इवेंट है तो pa इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो जाएगा pa इंटू pb। ठीक है, pa क्या दे रखा है 0.3 इंटू पीबी क्या दे रखा है 0.4, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.12। अब सेकंड में है पी ए यूनियन बी निकालने के लिए, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए क्या है 0.3, पी बी क्या है 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.12, तो ये क्या हो जाएगा 0.7 माइनस इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0.7 माइनस 0.12, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.58। यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, थर्ड में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.12 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.4। देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 4 3 ज़ा 12, 10 10 ज़ा 100, ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, अब थर्ड में ये थर्ड था, ये फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या ए इंटरसेक्शन बी, बात तो एक ही होता है, अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.12 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.3, तो यहाँ से 100 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 10 से 10 कैंसिल करेंगे, ये आ गया 0.4। यही आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 1/4, पी बी इक्वल टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। देखिए नॉट ए को हम लोग ए डैश लिख सकते हैं, नॉट बी को हम लोग बी डैश लिख सकते हैं, तो अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, एंड आ रहा है तो एंड की जगह हम लोग इंटरसेक्शन का साइन लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि इवेंट ए एंड इवेंट बी के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी अपने लोग को बताना है। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हम लोग
ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स रूल। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हम लोग ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए 13.1 में आप लोग पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये होता है। एक्सरसाइज 13.1 में ये पढ़े हैं बात आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, पहले तो इसको लिख लीजिए ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू, अब इस पूरे के जगह हम लोग 1 माइनस, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 1 माइनस, अब इसका फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 1 माइनस, इसका वैल्यू क्या दिया गया है 1/4, अब तो बहुत आसान हो गया, बस वैल्यू पुट करना है 1/4 प्लस 1/2 माइनस इसका वैल्यू 1/8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 माइनस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 1/4 माइनस प्लस माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/8, एलसीएम लीजिएगा तो 4 2 8 का एलसीएम तो 8 ही होगा, तो ये हो गया 8 माइनस 4 2 ज़ाए 2 माइनस 2 4 ज़ाए 4 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 6 3, ये हो गया 3/8, यही अपने लोग का आंसर है, ठीक है। देखिए सिंपल सा ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी है कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश, यानी अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 7/12 एंड पी नॉट ए और नॉट बी इक्वल टू 1/4, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। देखिए अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, गिवन पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 7/12, पी ए नॉट ए यानी कि ए डैश, और है इसका मतलब यहाँ पे यूनियन का साइन लगेगा। एक बात याद रखिएगा, और लगा हुआ है इसका मतलब यूनियन का साइन लगेगा, एंड लगा हुआ है इसका मतलब इंटरसेक्शन का साइन लगेगा, नॉट बी इक्वल टू 1/4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि ए नॉट यूनियन बी नॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आ गया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब देखिए अब आपको जैसे अभी पता है कि पी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो माइनस में ये इधर प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 और ये है 7/12, 1/2 इंटू 7/12, ये हो गया 7/24। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्लियर। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होगा, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश होगा। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन लगेगा, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लगेगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए इक्वल टू 0.3, पी बी इक्वल टू 0.6, फाइंड पी ए एंड पी बी। पी ए एंड पी बी, देखिए एंड आ रहा है ना, इसका मतलब इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे।
अब देखिए ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, पी ए क्या है, पी ए है 0.3 इंटू पी बी क्या है, पी बी है 0.6, तो ये हो जाएगा 0.18। ठीक है, अब सेकेंड में बोला जा रहा है पी ए एंड नॉट बी। पी ए एंड है तो इंटरसेक्शन का साइन, नॉट बी यानी कि बी डैश। अब देखिए ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी डैश। ठीक है, अब देखिए पी ए इंटू पी बी डैश का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस पी बी। एक्सरसाइज 13.1 में ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और मैं शुरू में भी बताया हूं, तो ये हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, पी ए का क्या वैल्यू है 0.3 इंटू 1 माइनस पी बी का क्या वैल्यू है 0.6, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6, ये हो जाएगा 0.4 यानी कि 0.12। ये अपने लोग का आंसर है। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में है पी ए और बी, ए और बी, तो और आ रहा है तो यूनियन का साइन लगाएंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए पी ए क्या है, पी ए है 0.3 प्लस पी बी क्या है, पी बी है 0.6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये है 0.18, तो 0.18। अब देखिए ये हो गया 0.9 माइनस 0.18। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए 0.90 0.18, ये हो जाएगा 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 1 7 यानी कि 0.72। यही अपने लोग का आंसर है। अब फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, देखिए फोर्थ नंबर में बोला जा रहा है नाइदर ए नॉर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, यानी कि ए एंड बी दोनों के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। तो एंड आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा बी का होल डैश। ऊपर वाले में मैं बताया था ना, देखिए जैसे यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश है, तो यहाँ पे हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए पी ए डैश इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। यहाँ पे ए डैश है तो ए हो गया, तो यहाँ पे ए यूनियन बी का होल डैश है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी हो जाएगा। अब देखिए, अब बात समझिए आप लोग। अब 1 माइनस पी ए यूनियन बी क्या निकला है, 0.72, तो 1 माइनस 0.72 ये क्या हो जाएगा 0.28। यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है, कुछ मुश्किल है क्या, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। एक डाई को 3 बार फेंका जाता है, तो कम से कम एक बार ऑड नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए, यानी कि जैसे 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे लेट ई रिप्रेजेंट इवन नंबर एंड ओ रिप्रेजेंट ऑड नंबर। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। यहाँ पे 3 केस बनेगा, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। फर्स्ट केस में हो सकता है कि एक बार ऑड नंबर आए, हो सकता है कि ऑड नंबर आए फिर से इवन ही आ जाए, क्योंकि डाई को 3 बार फेंका जा रहा है ना, तो हो सकता है पहले बार में ऑड नंबर आए, दूसरे बार में इवन, तीसरे बार में इवन, या हो सकता है पहले इवन फिर ऑड फिर इवन आ जाए, या हो सकता है कि इवन ऑड आए। यहाँ पे एक बार ऑड आया, अब 2 बार भी आ सकता है। यहाँ पे एटलीस्ट बोला गया, इसका मतलब 2 बार भी ऑड नंबर आ सकता है। तो हो सकता है कि ऑड ऑड इवन हो, या इवन ऑड ऑड हो, या हो सकता है कि ऑड इवन ऑड हो, या हो सकता है कि 3 बार ऑड ही आ जाए। ठीक है ना, ऐसा कंडीशन बनेगा। तो यहां पे अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस इक्वल टू, देखिए किसी भी चीज के होने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो 1 माइनस अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कर दें, यानी कि तीनों बार इवन आने के प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कम से कम एक बार ऑड आने का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। दिमाग में बात गया कि नहीं, पहले ये बताइए। ठीक है, तीनों बार अगर इवन आने का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लें, यानी कि तीनों बार इवन ही आ रहा है, एक बार भी ऑड नहीं आया है।
अब इस तीनों बार इवन आने के प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कम से कम यानी कि एटलीस्ट 1 ऑड आने का प्रोबेबिलिटी अपने लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं। देखिए एक बार डाई को फेंकिएगा तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, तो इसमें इवन नंबर क्या है 2, 4, 6, तो ये हो जाएगा इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2, 1/2। एक बार डाई को फेंके तो इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। अब दोबारा डाई को फेंकिएगा फिर भी इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब तीसरा बार भी डाई को फेंकिएगा तो इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी है 1/2 यानी कि ये क्या हो गया 1/8, यानी कि तीनों बार इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/8। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग 1 माइनस तीनों बार इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 7/8, यानी कि एटलीस्ट वंस ऑड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 7/8। क्लियर है, कितना आसान है, समझ में आया अच्छे से। देखो इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, ये तो मेथड 1 है, बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का, मेथड 2 भी देख ही लो, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे 3 केस बनेगा, एटलीस्ट 1 ऑड का बात हो रहा है, यानी कि 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि ऑड आ गया फिर इवन आ गया, या हो सकता है कि इवन आ गया ऑड आ गया फिर इवन आ गया, हो सकता है कि पहले 2 इवन आ जाए फिर ऑड आ जाए। सेकंड केस में हो सकता है कि ऑड ऑड इवन आ जाए, या इवन ऑड ऑड आ जाए, या हो सकता है कि ऑड इवन ऑड आ जाए, या थर्ड केस में ऑड 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 आ जाए। तो हम लोग एक इवेंट तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए ओ एक ऐसा इवेंट है जिसमें एटलीस्ट वन ऑड वाला है, एटलीस्ट 1 ऑड वाला आउटकम्स इवेंट ओ में है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग OEE, EOE, EEO, OOE, EOO, OEO एंड OOO, ये आउटकम्स है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको, देखिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ऑड, इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इसके जितने भी आउटकम है इन सारे के प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ OEE। आपको 13.1 में मैंने ये बात बताया था बिल्कुल अच्छे तरीके से कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ओ निकालना है तो इसमें जितने भी आउटकम है इन सारे आउटकम के प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। EOE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EEO प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ OOE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EOO प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ OEO प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ OOO। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इवन क्या होगा, ऑड इवन एक डाई को अगर फेंकते हैं तो ऑड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, एक डाई को फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा या 2 या 3, 4, 5, 6 इसमें से कुछ आएगा, तो ऑड आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। उसी प्रकार से इवन आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2, उसी प्रकार से इवन आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि ऑड इवन आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए ऑड एंड इवन ये आना चाहिए, यहाँ पे एंड आ रहा है, इसका मतलब हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यानी कि एक डाई को अगर 3 बार फेंकिएगा तो ऑड इवन आने का प्रोबेबिलिटी है 1/8। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/8। उसी प्रकार से इवन ऑड इवन आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/8, प्लस उसी प्रकार से यहाँ भी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ठीक है। अब देखिए एलसीएम हो जाएगा 8, अब ये 7 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8, यानी कि एटलीस्ट 1 ऑड आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 7/8, ठीक है। अच्छा एक बात आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन क्यों लगाते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 ऑड, यानी कि इसमें से कुछ भी आ सकता है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, यानी कि ये आ सकता है या ये आ सकता है या ये आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जहां पे या आ जाए यानी कि और आ जाए, अगर और आ रहा है तो हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यानी कि एटलीस्ट 1 आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 7/8, यहाँ भी 7/8 आ गया, देखिए यहाँ भी 7/8 ही आया था, ठीक है। तो दोनों मेथड में से आप लोग को जो मेथड आसान लगे उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कॉन्टेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। देखिए एक बॉक्स में टोटल 18 बॉल है जिसमें से 10 ब्लैक बॉल है एंड 8 रेड बॉल है।
अब इस बॉक्स में से दो बॉल रैंडमली निकाला जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल रेड रहा होगा? यहाँ पे बोला गया है विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेट आर रिप्रेजेंट रेड बॉल एंड बी रिप्रेजेंट ब्लैक बॉल। अब यहाँ पे दोनों बॉल के रेड होने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, यानी कि हम लोग पी आर आर निकाल लेंगे, दोनों बॉल के रेड होने का प्रोबेबिलिटी। तो देखिए सबसे पहले इस बॉक्स में से हम लोग एक बॉल निकालेंगे, तो यहाँ पे टोटल बॉल है 18 एंड टोटल रेड बॉल है 8, यानी कि इसमें से जो एक बॉल निकालेंगे उसके रेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? 8/18 इनटू, अब इसमें से जो एक बॉल निकाले ना फिर से इसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे बोला गया विथ रिप्लेसमेंट, तो इसमें से एक बॉल जो निकाले थे फिर से इसको रिप्लेस कर दिए, तो इसमें टोटल बॉल फिर भी 18 ही रहेगा एंड टोटल रेड बॉल 8 ही रहेगा, यानी कि सेकंड बॉल के भी रेड होने का प्रोबेबिलिटी 8/18 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 8, 2 9 18, 2 4 8, 2 9 18, ये आ गया 16/81, यानी कि दोनों बॉल के रेड होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 16/81। ठीक है, अब सेकंड में बोला जा रहा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक, टोटल ब्लैक है 10, यानी कि फर्स्ट बॉल के ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 10/18 इनटू, अब इसमें से जो बॉल निकाले थे फिर इसको इसमें रिप्लेस कर दिए, तो सेकंड बॉल के रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 8/18। इसको सॉल्व करेंगे, 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10, 2 9 18, यानी कि 20/81। फर्स्ट बॉल के ब्लैक एंड सेकंड बॉल के रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 20/81। अब इसके थर्ड में बोला जा रहा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यानी कि इस बॉक्स में से अगर दो बॉल रैंडमली निकाला जाता है तो इस दोनों बॉल में से किसी एक बॉल के ब्लैक होने की एंड दूसरे बॉल के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए यहाँ भी दो केस अराइज होगा, अगर इस बॉक्स में से दो बॉल रैंडमली निकाला जाए जिसमें से एक बॉल ब्लैक है एंड दूसरा रेड है, तो यहाँ पे हो सकता है कि पहला बॉल ब्लैक हो दूसरा रेड हो, या हो सकता है कि पहला रेड हो एंड दूसरा ब्लैक हो। ठीक है, इस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर क्या है? 20/81। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी। देखिए रेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? 8/18 इनटू, अब विथ रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 10/18। इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 10, 2 9 18, 2 4 8, 2 9 18, यानी 20/81। फर्स्ट बॉल के ब्लैक एंड दूसरे के रेड होने का प्रोबेबिलिटी है 20/81, फर्स्ट बॉल के रेड एंड दूसरे का ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी है 20/81। अब यहाँ पे इस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अगर इस दोनों बॉल में से एक बॉल रेड एंड एक बॉल ब्लैक है तो इस दोनों में से कोई भी केस अराइज हो सकता है ना, यानी कि या तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर, और जब भी और है तो प्लस का साइन लगाएंगे, या तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी। तो ये हो जाएगा 20/81 प्लस 20/81, यानी कि 40/81। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि इसमें से अगर दो बॉल निकालते हैं तो इस दोनों बॉल में से किसी एक बॉल के ब्लैक एंड किसी दूसरे बॉल के रेड होने का प्रोबेबिलिटी है 40/81। यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved। देखिए यहाँ पे A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब A के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, B के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 1/3। अब प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए अपने लोग को पता नहीं है कि प्रॉब्लम किसके द्वारा सॉल्व किया गया है, ए के द्वारा सॉल्व किया गया है या बी के द्वारा सॉल्व किया गया है। अगर ऐसा बोला जाता है कि ए एंड बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम लोग निकालते पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अपने लोग को पता नहीं है कि किसके द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। ए के द्वारा भी प्रॉब्लम सॉल्व किया गया होगा, या हो सकता है बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व किया गया होगा, या हो सकता है ये दोनों मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी कहने का मतलब हो सकता है ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व किया गया होगा और बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व किया गया होगा और दोनों मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व किया गया होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए 1/2 प्लस 1/3 माइनस यहाँ पे 1/2 इंटू 1/3। तो देखिए ये क्या हो गया 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 3 6, 2 3 6, एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 4/6 यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी 2/3। प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3। अब इसके सेकेंड नंबर में बोला जा रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, यानी कि ए एंड बी में से किसी एक के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए हो सकता है कि ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व किया गया होगा एंड बी के द्वारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया गया होगा, या हो सकता है बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व किया गया होगा एंड ए के द्वारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया गया होगा। ठीक है, देखिए ये दोनों इवेंट एक साथ हो रहा है, ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है एंड बी के द्वारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया गया है, एंड यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। फिर देखिए बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है एंड ए के द्वारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया गया है, तो यहाँ भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। अब इस दोनों में से तो कोई एक ही ना होगा, ये हो सकता है कि ए ने प्रॉब्लम सॉल्व किया हो एंड बी ने नहीं किया हो, या हो सकता है बी ने प्रॉब्लम सॉल्व किया हो एंड ए ने नहीं किया हो। तो यहाँ पे और आ रहा है ना, इस दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, और आ रहा है तो हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे, और कुछ तो करना ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, 1 माइनस ये है 1/3 प्लस ये है 1/3, 1 माइनस पी ए क्या है 1/2, 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 प्लस 1 3/6 यानी कि 1/2, 1/2। यही अपने लोग का आंसर है, यानी कि इस दोनों में से किसी एक के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। ठीक है।